गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव और लेखक हैं ओम थानवी। तो आज उसके प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इससे पहले के मैंने 2 वीडियो आपको भेजे हैं इसी पाठ के। एक में मैंने जो है शब्दों के अर्थ आपको जो है वो समझाए थे और दूसरे में मैंने पाठ का सार समझाया है। तो बच्चों आपने देखी होगी वीडियो, और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें, ठीक है। तो आज जो पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रही हूँ। तो आप अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे, उसमें जो प्रश्न हैं वो पढ़ोगे ना साथ में, तो उनके उत्तर मैं आपको समझाती जाऊंगी। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? अब साधन संपन्न तो थी, उसमें हर तरह के साधन थे, सुख सुविधा थी, लेकिन कोई दिखावा नहीं था। भव्यता यानी स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए जो लोग करते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे जो राजा महाराजा भी रहते थे, उनके लिए भी कोई ये नहीं है कि सुंदर सुंदर भवन बनाए गए हों और वो बड़े सुंदर कपड़े पहनते थे, ऊपर सिर पे बड़ा सा मुकुट लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा दिखावा यानी आडंबर नहीं था। तो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। उसके 2 शहर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इसके प्रमाण हैं। इससे पता चलता है कि कितने साधन संपन्न थी। खुदाई में प्राप्त अवशेष बताते हैं कि नगर जो थे वो कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का मतलब जो निर्माण करते थे व्यक्ति, उन ईंटों से विशेष आकार की ईंटें होती थी, उनका प्रयोग करके जो है भवन बनाए जाते थे। उसमें स्नानागार होते थे और वहाँ पे कुओं का निर्माण किया जाता था, नालियों का, भंडार गृहों का, जो भंडार हम भर के रखते थे, अनाज वगैरह जो सामान रखते हैं, किया जाता था। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, सड़कें बहुत सीधी होती थी। सड़कों के दोनों ओर घर बने होते थे, लेकिन घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि उसके पीछे की जो गली होती थी उसमें खुलते थे, ठीक है। और सड़क के जो दोनों ओर नालियाँ होती थी, पक्की नालियाँ बनी होती थी जो कि ढकी हुई होती थी, और वहाँ पर बैलगाड़ियाँ होती थी, अच्छी खेती की जाती थी, और उन्नत खेती के कारण वहाँ पर जो है सूत बनाया जाता था, क्योंकि उस सूत से कपड़ा बुना जाता था, और सूत को रंग के और मतलब कलर जो है करके कलर्ड कपड़ा भी बनाया जाता था, और उस कपड़े का निर्यात भी किया जाता था, उसे दूसरे स्थानों पर भी भेजा जाता था। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नान घरों से पानी की निकासी ढकी हुई नालियों से होती थी, क्योंकि नालियाँ यदि खुली होंगी तो हम कहते हैं ना नालियाँ हैं बनी हुई, इसलिए यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग कहते हैं। और यदि नालियाँ ढकी हुई होंगी तो मच्छर वगैरह नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा रहता है। स्वच्छ जल के लिए कुओं का निर्माण किया जाता था ताकि पीने के लिए साफ पानी मिल सके। अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुएं इसकी समृद्धि की कहानी कहती हैं, यानी अजायब घर में रखी हुई चीज़ों को हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि यह सभ्यता कितनी समृद्ध थी और कितनी प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग कांसा, तांबा आदि धातुओं से परिचित थे, क्योंकि उन्होंने तांबे से जो है औजार बनाए थे, ठीक है। तांबे से जो खेती के लिए भी औजार बनाए गए थे वो भी बनाए थे। चौक पर बने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे। चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, पाटों वाली चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी और पत्थरों के मोती बना करके उनसे माला, ये सब जो है हमें दिखे वहाँ पर दिखाई दिए, वहाँ पर रखे हुए हैं। हम उन्हें देखते हैं, उन्हें देखकर ये पता चलता है कि ये एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु एक सादगी से भरी हुई सभ्यता भी थी। साधन संपन्न होने के साथ साथ बिल्कुल सादगी से भरी हुई थी। यहाँ छोटे मकान थे, राजाओं के बड़े बड़े महल नहीं बने हुए थे, राजाओं की कोई समाधियाँ नहीं बनी हुई थी, राजप्रसादों और भव्य मंदिरों से रहित नरेश के सिर पर छोटा सा मुकुट होता था, छोटी छोटी नावें थी। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता जो थी आडंबर रहित थी। यह सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी।
है ना। मतलब ये नहीं है कि राजा है तो वो सब कुछ है, वो समाज के साथ एक ही समाज के लिए सब कुछ करना है, ये कुछ नहीं धर्म के लिए करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पूरे समाज की देखभाल की जाती थी, पूरे समाज को जो है पोषित करना यानी समाज को संभालना। अतः साधन संपन्न होते हुए यह भव्य नहीं कही जा सकती। इसकी संपन्नता की बात इसलिए चर्चा में अधिक नहीं रही क्योंकि इस सभ्यता में आडंबर कहीं भी दिखाई नहीं देता, ऊपरी दिखावा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? तो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ के निवासियों को कला प्रेमी सुरुचि संपन्न सिद्ध करती है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो कला से बहुत प्रेम करते थे, कलाकार थे। सुरुचि प्रेमी यानी जिस काम को भी करते थे बड़ी रुचि से, बड़े मन लगा करके करते थे। खुदाई में प्राप्त अवशेष इस धारणा को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर हमें ये पता चलता है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त नगर जो है पूर्ण नियोजित था, यानी नगरों का निर्माण योजना बना करके पहले योजना के बनाते थे, फिर उस नगर का निर्माण करते थे, यानी योजना के अनुसार किया जाता था। चौड़ी सड़क के दोनों ओर समानांतर बनी पक्की नालियाँ थी जो ऊपर से ढकी हुई थी। स्नानागृह से जो पानी निकलता था उसके लिए भी नालियाँ बनाई गई थी जो ढकी हुई थी, और इसी विधि से वो पानी यानी गंदे पानी को भी बाहर निकाल दिया जाता था। ऊंचाई पर स्थित बौद्ध स्तूप, ज्ञानशाला, कोठार, 2 मंजिला भवन, सीढ़ियाँ, सामूहिक स्नान के लिए, सामूहिक महाकुंड जिसके जल तक उतरने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सभी निर्मितियाँ उनके कला प्रेम एवं वास्तुकला में पारंगत होने का प्रमाण है। यानी ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं, यदि हम इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोग जो हैं कितने वास्तुकला से कितना प्रेम करते थे, कितने कला प्रेमी थे। चाट पर बनाए मिट्टी के बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। माला, पत्थर के मोतियों से माला बनाई गई है। ठीक है, सभी वस्तुएं उनके कला प्रेम को ही प्रकट करती हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, उसकी सुंदरता का बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित है। यहाँ के निर्माण एवं वस्तुओं में आकार की भव्यता न होकर कला की भव्यता देखी जाती है। भव्यता होता सुंदरता, ठीक है, जो राजमहलों या मंदिरों में होती है और जो वास्तव में ही समाज पोषित होती है। अतः यह उन्हें कला प्रेमी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। यानी हम जब इन सब चीज़ों को देखते हैं जो कि हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि यह सभ्यता आडंबर रहित है, मतलब इसमें कोई दिखावा नहीं है, और यहाँ के लोग जो थे बिल्कुल शांति प्रिय थे। वो इसीलिए वहाँ पर किसी औजार को नहीं देखा गया है। तो ये है कि राजपोषित नहीं, धर्म पोषित भी नहीं, बल्कि समाज पोषित थी। या धर्म के नाम पर भी वहाँ पर कुछ नहीं था, अभी इस धर्म को मानना है, ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस धर्म को मानने वाले हैं, वो भी नहीं था। अब तीसरा प्रश्न आता है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ये नहीं है कि किसी ताकत को लगा कर उस सभ्यता को बनाया गया था, ये समझदारी से मतलब इस सभ्यता का जो निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी में खुदाई द्वारा प्राप्त सभ्यता के अवशेष जो कि अब संग्रहालयों में रखे हुए हैं, अजायब घर बोलते हैं उसको, संग्रहालयों में रखे हुए हैं, उनमें अनेक कलापूर्ण वस्तुओं का होना तो मिलता है भी हैं, लेकिन यहाँ की प्रदर्शित वस्तुओं में किसी भी प्रकार के हथियार नहीं दिखाए गए। बाकी सब चीज़ें तो वहाँ रखी हुई हैं जो प्राचीन उस समय में थी, जो है वो जो सभ्यता की निशानियाँ हैं, लेकिन उसमें किसी तरह के कोई हथियार नहीं दिखाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ राजतंत्र जैसे कोई सत्ता का केंद्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ सभी लोग स्वयं अपने आप यानी अनुशासन में रहते थे। वहाँ ताकत के बल पर कुछ भी नहीं होता था। वहाँ यानी कि अनुशासन में रखने के लिए ताकत का प्रयोग करना पड़े,
ऐसा नहीं होता था। अब विद्वान मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता नहीं थी, मतलब जो है ना, हम कहते हैं सेना जो लगाई गई है तो वो उनको संभालेगी, यहाँ पर ये हो रहा है उसको सेना संभाले, ऐसा कुछ नहीं था, मगर अनुशासन था। जैसा कि वहाँ की नगर योजना, वास्तुशिल्प, ठीक है, मोहरे, पानी की निकासी, स्वच्छता का बोध आदि सामाजिक व्यवस्थाओं की एक रूपता को देख करके हमें पता चलता है। दूसरी सभ्यताओं के पुरावशेषों में राजतंत्र की ताकत को दिखाने वाले यानी राजप्रसाद, बड़े बड़े जो राजाओं के महल, मंदिर, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं, लेकिन इस सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ जो भी वस्तुएं मिली हैं, यहाँ की मूर्तियाँ और औजार, नावें, वो छोटी छोटी हैं। यहाँ के राजा के सिर पर मुकुट भी छोटा सा ही है। इसलिए सिंधु सभ्यता ताकत से अनुशासित ना होकर के समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो इसका प्रश्न नंबर 4 है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। यहाँ से आप इतिहास को नहीं, इसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? मतलब सीढ़ियाँ जो हैं वो नहीं है कि हम चढ़ के और ऊपर पहुँच जाएंगे कि जहाँ तक वो जा रही थी, क्योंकि अब वो खंडर बन चुकी हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पूर्व विश्व में मिस्र और मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता को मतलब विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानते थे, परंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने इसे विश्व की सर्वोच्च सभ्यता कह दिया। अब ये सर्वोच्च सभ्यता कर दिया है। अब तुलनात्मक दृष्टि से देखें, यहाँ की नगर नियोजन कला, जिसमें चौड़ी और सीधी सड़कें, पक्की ईंटों से पूरी पंक्तिबद्ध बने हुए, पूरी लाइन में बने हुए मकान, कुछ मकान 2 मंजिला और जहाँ तक अधूरी सीढ़ियाँ, हर घर में स्नानागार, कुआं और पानी की निकासी के लिए नालियाँ जो ऊपर से ढकी हुई हैं, रसोई घर, कोठार, उच्च वर्ग या मुखिया का बड़े आंगन और 20 कमरों का मकान और स्तूप, महाकुंड जिसके आसपास स्नानागार बने हैं, ठीक है, आभूषण, औजार, बैलगाड़ी आदि सभी वस्तुएं जो सिंधु सभ्यता को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता बनाती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि हमारे ये जो सभ्यता है ये सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है। इस इतिहास में जो ईसा से पूर्व 4वीं सदी तक जाता है, पहले भी कोई सभ्यता अपनी श्रेष्ठता लिए संसार में थी, उसका प्रमाण सिंधु घाटी की खुदाई से सिद्ध होता है। इसलिए लेखक ने ये उपयुक्त कथन कहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए अभी मैं आपको ये 4 ही प्रश्न समझा रही हूँ। तो इसके प्रश्न जो हैं आपको इसमें दिए हैं, 8 प्रश्न दिए गए हैं आपके पाठ के पीछे। तो आज मैं 4 करवा रही हूँ और 4 प्रश्न जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इन 4 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझना और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, काम कर लेना। थैंक यू।